नमस्कार दोस्तों। एसके ऑनलाइन हब में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की जल संरक्षण की जो प्राचीन विधियां हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। जो ईओ आर की एग्जाम्स होने वाली हैं उनमें इनका पर्टिकुलर नाम देकर वो इसका जो विवरण वो पूछा गया है। तो ईओ आर के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे जो एग्जाम में परसेंट पुटअप होने की संभावना है। तो इसमें आपसे जो प्राचीन जल संरक्षण की जो विधियां उनके नाम पूछ सकते हैं। उनको प्राचीन नाम प्राचीन समय में किस नाम से इसको जाना जाता था। तो इस चैनल पे जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। तो चलिए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। राजस्थान में राजस्थान में जल संरक्षण की जो परंपरागत प्रणालियां हैं वो स्तरीय हैं। यहाँ जल संचय की परंपरा सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। जल स्रोतों को पूजा जाता है। यहाँ के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का आविष्कार किया है, जिसके आधार पर कठिन जीवन को भी सहज बना दिया है। राजस्थान की अनेक क्षेत्रों में जल महत्व की लोक कथाएं प्रचलित हैं। पिछले कुछ समय से जल संरक्षण यानी प्रबंधन शब्द वो महत्वपूर्ण हो गया है। कई विकासात्मक योजनाएं तथा उद्योग जगत जल संरक्षण अवधारणा से प्रभावित हुआ है। अतः तेजी से कम होता जल एवं जल संरक्षण संसाधन को पुनर्जीवित किया जाए, इसकी आज महती आवश्यकता है। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणालियों को विकसित किए जाने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। जल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जल संरक्षण ही विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की अवधारणा से 8वें नंबर पर है। देश की 5.5% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, परंतु देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान में प्राप्त है। इस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत में राजस्थान का कितना प्रतिशत जल है। तो भारत में राजस्थान का जो पीने योग्य जो पानी है उसका प्रतिशत केवल 1% है। इसलिए परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत कौन कौन से हैं, इनका हम आज अध्ययन करेंगे। उसमें पहला आता है तालाब। तालाब में वर्षा का पानी को एकत्रित किया जाता है। प्राचीन काल से तालाबों का अस्तित्व रहा है। तालाबों के समीप कुआं भी होता था। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी है वो समाज की होती थी। दूसरा है झीलें। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सर्वाधिक झीलों में होता है। यहाँ पर प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ के राजा, सेठों व बंजारों और जनता ने झीलों का निर्माण करवाया है। लाल सागर झील 1800 ईस्वी में बनी हुई है। खिलाना झील है वो 1872 ईस्वी में बनी हुई है। तख्त सागर झील है वो 1932 ईस्वी में बनी हुई है। और उम्मेद सागर झील है वो 1931 ईस्वी में बनी हुई है। ये आकार की दृष्टि से विशाल हैं। इनमें 70 करोड़ घनफीट जल है तक भी इसमें, यानी 70 करोड़ घनफीट जल तक इसमें आ सकता है। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व है। झीलों का सिंचाई के रूप में भी प्रयोग होता है और कहीं पेयजल के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। अगला अपना परंपरागत जो जल स्रोत है वो है नाड़ी। यह एक प्रकार का पोखर होता है। इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। यह विशेषकर जोधपुर की तरफ होती है। 1520 ईस्वी में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण वो करवाया है। इसको आप ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि सबसे पहले नाड़ी का जो
निर्माण वो किसने करवाया और कब करवाया? तो सबसे पहले नाड़ी का जो निर्माण है राव जोधा जी ने जोधपुर में इसका निर्माण है वो 1520 में करवाया था। इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी होती है। यह पानी में 10 इसका जो पानी है वो 10 महीने तक चलता है। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाड़ी मिलती है। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में ये नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर तक गहरी होती हैं। ये भी प्रश्न से वो बन सकता है, इसको आप ध्यान रखना कि नाड़ियाँ वो कितनी गहरी होती हैं। तो नाड़ियाँ वो 3 से 12 मीटर तक गहरी होती है। एल्यूवियल मृदा या मिट्टी वाले क्षेत्रों में नाड़ी आकार में बड़ी होती है। इसमें पानी 12 महीने तक एकत्रित रह सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर व जैसलमेर में पानी की कुछ आवश्यकता का 38% पानी है वो नाड़ी द्वारा पूरा किया जाता है। नाड़ी वस्तुतः भू सतह पर बना एक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल आकर एकत्रित होता रहता है। समय समय पर इसकी खुदाई भी की जाती है क्योंकि पानी के साथ गाद भी आ जाती है, जिससे उसमें गाद भी उसके साथ पानी में आ जाती है, जिससे उसमें पानी की क्षमता वो कम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी नाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए दो तरफ से उनको पक्की कर दिया जाता है। नाड़ी बनाने वाले के नाम पर इनका नाम रख दिया जाता है। अधिकांश नाड़ियाँ आधुनिक युग में अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। अगला अपना आता है परंपरागत जल संरक्षण में बावड़ी। राजस्थान में बावड़ी का निर्माण की परंपरा भी प्राचीन है। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में सभी में बावड़ियों के बनाए जाने की जानकारी मिलती है। कई बावड़ियाँ वास्तुशास्त्र से बनाई जान पड़ती हैं। अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अधिकांश बावड़ियाँ मंदिरों, किलों, मठों के नज़दीक बनाई जाती थी। आबानेरी की चांद बावड़ी हर्षद माता के मंदिर के पास बनी हुई है। राजस्थान की बावड़ियाँ जल संचय के काम आती हैं। अगला अपना है परंपरागत जल संरक्षण में आता है टांका। टांका राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं। यह विशेष तौर से पेयजल के लिए प्रयोग होता है। यह सूक्ष्म सरोवर होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी से भी होता है और सीमेंट से भी होता है। यहाँ का भू जल लवणीय होता है, इसलिए वर्षा जल टांके में इकट्ठा कर पीने के काम में लिया जाता है। यह पानी निर्मल होता है। यह तस्त्री प्रकार का निर्मित होता है। टांका किलों में, तलहटी में, घर की छत पर, आंगन में, खेत में बनाया जाता है। इसका निर्माण सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा, सरकार द्वारा तथा निजी निर्माण स्वयं व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है। पंचायत की ज़मीन पर निर्मित टांका सार्वजनिक होता है जिसका प्रयोग पूरा गांव करता है। कुछ टांके गांव के अमीरों द्वारा धर्म के नाम पर परोपकार हेतु बनवा दिए जाते हैं। एक परिवार विशेष उसकी देख रेख करता है। टांचे का निर्माण जमीन या चबूतरे पर ढलान के हिसाब से बनाए जाते हैं। जिस आंगन में वर्षा जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायतान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बटोरना। पायतान को साफ रखा जाता है क्योंकि उसी से बहकर पानी टांके में जाता है। टांके के मुहाने पर इंडू यानी सुराख होता है जिसके ऊपर जाली लगी रहती है ताकि कचरा नहीं जा सके। टांका चाहे छोटा हो या बड़ा उसको ढककर रखते हैं। पायतान का तल व पानी के साथ कटकर नहीं जाए इस हेतु उसको राख, बजरी या मोरम से लीप कर रखते हैं। टांका 40-30 फीट तक गहरा होता है। पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनारनुमा ढेकली बनाई जाती है जिससे पानी खींचकर निकाला जाता है। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टांकियाँ, कूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला अपना है खड़ीन। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन है वो 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। यह बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीक ज्ञान पर आधारित होती है। खड़ीन के लिए राजा जमीन देता था
जिसके बदले में उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। ये जो पर्सन्स है वो कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान रखना, इसके एग्जाम में आने की संभावना है कि खड़ी ना वो कहाँ खड़ी का जो प्रचलन है वो कौन से क्षेत्र में होता है। तो जैसलमेर में होता है और पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको बहुत इसको प्रचलित किया है, इसको प्रसिद्ध किया है, और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये जो प्रणाली है वो काम में ली जाती है जैसलमेर में। लगभग 500 छोटी बड़ी जो खड़ीनें विकसित हैं, जिसमें 1300 हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है। वर्तमान में इराक के लोग भी इस प्रणाली को अपनाए हुए हैं। यह ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित होता है। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल होती है, तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बनाई जाती है। खड़ीन का क्षेत्र विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। पाल सामान्यतः 2 या 4 मीटर तक ऊंची होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर पानी अगले खड़ीन में प्रवेश कर जाता है। सूखने पर पिछली खड़ीन की भूमि में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं। अगला अपना आता है टोबा। यह नाड़ी की समान आकृति वाला होता है। यह नाड़ी से अधिक गहरा होता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए यह उपयुक्त माना जाता है। इसका ढलान नीचे की ओर चाहिए। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उगाती है जिसे जानवर चढ़ते हैं। प्रत्येक गांव में जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोग अपने अपने टोबा पर झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। टोबा में वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। टोबा पानी कभी कभी कम हो जाता है तो आपसी सहमति से जल का समुचित प्रयोग करते हैं। एक टोबा के जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। समय से और टोबा की खुदाई करके पायथा नागौर को बढ़ाया जा सकता है। इसे गहरा किया जाता है ताकि पानी का वाष्पीकरण वो कम हो। अगला अपनाता है जालरा। जालरा सबसे ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं कोई आकार पायदान नहीं होता है। जालराओं का पानी पीने हेतु नहीं होता है, बल्कि धार्मिक रिवाज तथा सामूहिक स्थान आदि कार्यों के लिए उपयोग में आता था। इनका आकार आयताकार होता है। इनके 3 और मेड़ियाँ बनी होती हैं। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर जाल प्रसिद्ध था। अधिकांश जालराओं का आजकल प्रयोग बंद हो गया है। जल संचय की दृष्टि से इनका विशेष महत्व रहा है। जालराओं का वास्तुशिल्प सुंदर होता है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जन सहयोग की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट अपना है कुई या बेरी। कुई या बेरी सामान्यतः तालाब के पास बनाई जाती है, जिसमें तालाब का पानी रिसता हुआ जमा होता है। कुई मोटे तौर पर 10 या 12 मीटर गहरी होती है। इसका मुंह लकड़ी के फंट से ढका रहता है ताकि किसी के गिरने का डर न रहे। पश्चिमी राजस्थान में इनकी अधिक संख्या है। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में इनकी मौजूदगी अधिक है। 1987 में भयंकर सूखे के समय सारे तालाबों का पानी वो सूख गया था, तब भी बैरियों में पानी आ रहा था। परंपरागत जल प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान की आपात व्यवस्था कुई या बैरी में देखी जा सकती है। खेत के चारों तरफ मेड़ ऊंची कर दी जाती है, जिससे बरसाती पानी जमीन में समा जाता है। वर्षा जल संरक्षण की शब्दावलियाँ। इसमें पहला है आगोर या पायतान। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर या पायतान बनाया जाता है। दूसरा है टांका। वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया होद, जिसको हम टांका बोलते हैं। तीसरा है नाड़ी। छोटी तलिया जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है उसको नाड़ी बोला जाता है। चौथा है नेहटा या नेस्टा। नाड़ी या तालाब के अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेहटा बनाया जाता है, जिसमें होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी या तालाब या खेत में चला जाए। अगला अपना है पालर पानी। पालर पानी। नाड़ी या टांके में जमा वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। ये जो पालर पानी वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है कि पालर पानी क्या है या पालर पानी किसे कहते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। पालर पानी है वो वर्षा जल के पानी को पालर पानी कहा जाता है। अगला अपना है बावड़ी।
वापिका, वापी, करकंदू, सकंदू आदि नामों से इसको उद्बोधित किया जाता है, यानी इन नामों से भी बावड़ी को जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा प्रथम शताब्दी से लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी। जोधपुर के भीनमार में आज भी 700-800 ईस्वी में निर्मित बावड़ियाँ मौजूद हैं। अगला अपना है बैरी, छोटा कुआ, कुइया, जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है उसको बैरी कहा जाता है। नेक्स्ट है मदार, नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। मदार की सीमा को मलमूत्र त्याग वर्जित होता है। परंपरागत जल स्रोतों की वर्तमान में प्रासंगिकता है, वो जल संचय और संरक्षण प्रबंधन हमारे यहाँ सदियों पुराना है। ये जो मदार है इसको आप ध्यान रखोगे कि मदार किसे कहा जाता है। नाड़िया तालाब के आसपास की निर्धारित की गई जो धरती की सीमा को मदार कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। राजस्थान में खड़ीन, कुंड और नाड़ी, राजस्थान में खड़ीन कुंड ये राजस्थान में तालाबों या जो कुएं नाड़ी इसके नाम है। महाराष्ट्र में इनको बंधारा के नाम से या ताल के नाम जाना जाता है। हिमाचल में कुहल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में ईरी के नाम से जाना जाता है। केरल में सुरंगम के नाम से जाना जाता है। जम्मू में पोखर के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में कट्टा आदि नाम से जल प्रबंधन की प्राचीन स्रोत इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने प्राचीन जो जल संरक्षण की जो विधियाँ थी या जल संरक्षण के जो परंपरागत स्रोत थे उनका हमने अध्ययन किया है। तो इनको आप एक बार ज़रूर इस क्लास का दौरान करोगे, क्योंकि ईओ आरओ के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें ये विशेष तौर से उल्लेखित किया गया है उसके सिलेबस में। तो ईओ आरओ के जो प्रतियोगी हैं वो इनको ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।